जहां पर 7वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन वहां पर किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहां पर बोल रहे हैं। ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। आज भगवान धन्वंतरी की इस दिवस पर आप सबको मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। भगवान से ही प्रार्थना करता हूं सबके लिए, देशवासियों के लिए, कि सब हमेशा तंदुरुस्त बने रहे, हमेशा खुश रहे। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा, बाप दादाओं की जो परंपरा, पुरखों की जो परंपरा, ऋषि मुनियों का जो परंपरा, सनातन धर्म की जो परंपरा, इसे हम समझे और हमारे जो परंपरा को हम सही मायने में हम अपनाए और अपने जीवन पद्धति को उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाए। क्योंकि आयुर्वेदा के जरिए अब दुनिया के मानव समाज को अलग अलग बीमारियों से जैसे राहत मिली है, और इस आयुर्वेदा में जो शक्ति बसा हुआ है, आज 21वीं सदी में इस शक्ति को अधिक हमें उजागर करना होगा, अधिक इस पर लोगों का बीच चर्चा का विषय बने, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि इस बार हमने जो थीम रखी है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन के लिए, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, यानी कि हमारे जो जीवन पद्धति है ये इंडियन सिस्टम से बने, हमारे खान पान, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का जो पद्धति है, इनको हम आयुर्वेदा से जोड़े। क्योंकि आयुर्वेदा में वो शक्ति है जो हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। एक व्यक्ति अगर आयुर्वेदा की नीति के आधारित जीवन जिए तो व्यक्ति निश्चित रूप से निरोगी रह सकता है, आनंदित रह सकता है और वो व्यक्ति खुशी रह सकता है। क्योंकि आज आयुर्वेदा में हमें जो शिक्षा मिली है कि दिस इज द नॉलेज सिस्टम अबाउट हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इफ इट इज सो, देन लेट अस practice Ayurveda. Let us integrate Ayurveda in our lifestyle. And I believe that is how we'll have to build up the people's thought process, making Ayurveda an integral part of their life. मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने इस हमारे परंपरागत शक्ति को नई पीढ़ियों के बीच में विशेष रूप से साबित करने के लिए, उनको इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे देश के अंदर 135 करोड़ जो जनता है, इनके बीच आयुर्वेदा के बारे में चर्चा बने, चर्चा का विषय बने। इसलिए
हमने तय किया है हर दिन हर घर आयुर्वेदा, इसका मूल लक्ष्य है कि जन संवाद, जन भागीदारी, जन आंदोलन और जन आरोग्य, यानी कि जनता को इसी का साथ जुड़ने के लिए मुझे लगता है कि जनता को अधिक सारे प्रक्रिया में शामिल होना होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो सहयोग की है, इसकी वजह से आज आयुष इंडस्ट्री ने भी दुनिया में अलग से जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मीनाक्षी लेखी जी ने और हमारे चीफ गेस्ट अंजुम मुंडा जी ने जो बात रखी है और हमारे डॉक्टर मंजूपरा भाई ने जो बात रखी है, इसे आप सबको आज के दिन का महत्व क्या है इसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी मिली है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस देश की हमारे जो रीति रिवाज है, इनको हम हमेशा मान्यता दें। अपने देश का जो क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी, इनको ध्यान देते हुए अपने जो भी परंपरागत पद्धति से बने हुए हमारे भोजन, इनको विशेष रूप से हम मान्यता दें, क्योंकि प्रकृति प्राणियों के लिए बनी है और प्रकृति हमेशा प्राणियों का ख्याल रखता है। इसलिए प्राणियों को भी प्रकृति को विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। We'll have to care nature, then nature will take care of us. मैं आज इस अवसर पर ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारे आयुष मंत्रालय की सभी अधिकारी, सचिव राजेश कोटेचा जी से लेकर हमारे अन्य जितना भी हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, और देश भर में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है, बड़े साइंटिस्ट है, सब लोगों ने जो मेहनत की है, इसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज सिर्फ 8 साल के अंदर आयुष ने बहुत सफलता प्राप्त की है और आयुष घर घर में चर्चा का विषय बने, बिंदु बने, इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनती है कि इसका अधिकतर प्रोपगेशन, पब्लिसिटी और लोगों का बीच डिस्कशन बने, और डिस्कशन जब बनेगा तब लोगों को पता चलेगा आयुष में शक्ति क्या है, आयुर्वेदा में शक्ति क्या है। क्योंकि आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये सारे सिस्टम में जो शक्ति बसा हुआ है, जिस शक्ति का आधारित आज विश्व के मानव समाज को कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में बहुत राहत मिली है, तो इसकी बात लोगों का विश्वास और भी बढ़ चुका है। और अभी हमें यह भी दायित्व सौंपा गया है बाय WHO ने कि हिंदुस्तान को अगले दिनों में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पोजीशनिंग करने के लिए अपनी ताकत दिखानी होंगे और लीडरशिप को विशेष रूप से लीडरशिप का भूमिका लेना होगा। तो मुझे लगता है इस विषय पर भी हमें विशेष रूप से जागरूक होना होगा। अपने दायित्व को निष्ठा से निभाने के लिए हमको मेहनत करना होगा। मुझे लगता है कि इन चीजों में अगले दिनों में आप सबका सहयोग मिलेगा। और मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जैसे पिछली 12 सितंबर से लेकर आज तक जो आप लोगों ने मेहनत की है, हमारे आह्वान को आप लोगों ने जैसे स्वीकार की है, जैसे आपने इन पर अपने कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज ये जो
6 वीक का जो प्रोग्राम रहे, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सफल रूप दिए। करोड़ों लोग हमारी इस प्रक्रिया में जुड़े। भारत सरकार के 22 मंत्रालय के सहयोग से आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने जो कार्यक्रम को सफल बनाने में आज आगे बढ़ने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में भी ऐसा ही आप हमेशा इस विषय पर जागरूक बने रहे, क्योंकि हमारा काम आज पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत दूर हमें जाना बाकी है। We have many miles to go because we have to cover 135 crores of the people of the country, because we'll have to make the awareness among them, let them understand what is the power, what is the strength, what is the ability we have in the system of traditional medicine. So Indian system of traditional medicine can not only prevent the diseases and also the preserve and promote the health of human being. So this is a greatest ability of Indian wisdom, greatest ability of Indian knowledge power, and I believe through this system we could render service to the mankind. This is what our forefathers have taught us to do, and now we are to carry it forward under the dynamic leadership of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही भारत के नाम हमेशा रोशन करते रहे। भारत में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को दुनिया पहचाने, दुनिया जाने और दुनिया इसके अपने जीवन में शामिल करे। मुझे लगता है कि इतना तक हमें जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दी रखी है, इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। वोकल फॉर लोकल, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों की तपस्या की कालखंड में जो शक्ति हासिल हुए थे, हमारे प्रकृतियों में, भारत माताओं की गोद में जो शक्ति प्रकृति में बसा है, इस शक्ति को हम अपने निष्ठापूर्वक मेहनत से हम आगे बढ़ाए और इसी शक्ति के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि अपने शक्ति को अगर हम नहीं समझ पाए और उसको सही शिक्षा और अनुसंधान के जरिए अगर आधुनिक यानी कि 21वीं सदी में इसको सही दिशा नहीं दिखाए तो हम पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है कि आज ये समय आ गया है, हमारा पास ऐसा नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने जब से प्रधानमंत्री के दायित्व संभाला तब से निरंतर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, निरंतर उन्होंने मेहनत किया है और सारे देशवासियों को साथ में लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे ही हमारे लोकतंत्र की शक्ति आज दुनिया ने देखा है और मोदी जी की नेतृत्व ने आज हर भारतीय को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। तो मुझे लगता है इसी आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने परंपरागत पद्धति को आगे बढ़ाए, इसी लक्ष्य के साथ हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मुझे लगता है कि आप सब इस महान प्रक्रिया में आप भी निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए, यही मेरा आप लोगों से इसी अवसर पर आह्वान है। आई एम स्पेशली थैंकफुल टू ऑनरेबल अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें हौसला दिया, हिम्मत दिया और सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। आज दोनों मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ, ट्रैवल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और अगले दिनों में देश के अंदर 10 करोड़ ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए हमारे दोनों मंत्रालय इस सेक्टर पर विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए निश्चित रूप से अर्जुन मुंडा जी धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मीनाक्षी लेखी जी जो हमेशा हमें मनोबल देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। आपने भी आज इस सभा में उपस्थित होकर अपने उद्बोधनी के जरिए आपने सारे सभासदों को जैसे आपने मनोबल दिया, सबको आपने जैसे विशेष रूप से अपने दिशा दिखाए, तो इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे जितना भी हमारे विभाग की सारे सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई और तनुजा जी, पाठक जी, सभी हमारे भारत सरकार की सचिवगण, सभी हमारे पार्टिसिपेंट, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों ने आयुर्वेदा डे को आज बहुत शक्ति दिया है।
आप ये बात ध्यान में रखिएगा, समाज को सेवा करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए आप अगर प्रतिबद्ध है तो निश्चित रूप से हमारी ये प्राचीन विज्ञान चिकित्सा पद्धति को भी आप अपनाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए। इसी उम्मीद का साथ आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य में, वहीं पर वो बोल रहे थे। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। ठीक है, हम सीधे आपको खबरों की ओर लिए चलते हैं। देश में दीपावली के पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस विशाल आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के इस दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 22,000 स्वयंसेवक पूरे उत्साह से तैयारी में जुटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन स्वयंसेवकों ने 500 वर्ग मीटर आकार की राम मंदिर की आकृति बनाई है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान जब ये दीप रोशन होंगे तो राम मंदिर की एक जीवंत और मनोरम छवि सामने आएगी। लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। इन अवसरों पर समयानुकूल सुमधुर भजन, आरती, मानस की चौपाइयां और दोहा का गायन भी होगा। पीएम और सीएम की मौजूदगी से यह कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राम की पैड़ी पर जब एक साथ 17 लाख दिए जगमगाएंगे तो इसकी रोशनी से सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा संसार दीपोत्सव की आभा को महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम जी की झांकी को झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके हजारों महिलाओं को उसकी कैद से आजाद कराया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने दीपावली के पर्व पर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली दिए बनाए। महिलाओं ने दियों पर रंगों से सुंदर चित्रकारी भी पेश की। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी की आखिरी चौकी पर दीपावली का पर्व मनाया। जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिए जलाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष परिवार से राजीव गांधी फाउंडेशन जुड़ा है। फाउंडेशन द्वारा विदेशी फंडिंग के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए साल 2020 में अंतर मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर FCRA लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, जबकि पूर्व PM मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और P चिदम्बरम इस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। भाजपा ने फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि उसे चीन से साल 2005 से 2009 के बीच ऐसे विषयों पर अध्ययन के लिए पैसा दिया गया था जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे। गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। सोनिया गांधी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं, वहीं राहुल गांधी इस चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार देर रात करीब 12:07 पर अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 उपग्रहों को ले गया है। LVM-3 M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। PM ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों के साथ भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आज सुबह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में शी जिनपिंग को महासचिव पद के लिए चुना गया है। इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। यूक्रेन में रूस के हमलों से बिजली ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन में बिजली ग्रिड नष्ट होने के चलते बिजली का संकट गहरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों से बिजली संकट पर ऊर्जा खपत में कटौती करने का आग्रह किया है। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर एक बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया है। वहीं यूक्रेन में रूस समर्थित प्राधिकार ने लोगों को खेरसोन शहर खाली करने का आदेश दिया है। रूस के प्रशासन ने इसके लिए कीव की गोलाबारी और हमलों के खतरों का हवाला दिया है। ICC T20 विश्व कप 2022 में पहले दौर के मुकाबले खत्म होने के बाद सुपर 12 के मैच शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों को जिस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार था, वो इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। आज खेले जाने वाले सुपर 12 चरण में अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा। ICC T20 विश्व कप 2022 में पहले दौर के मुकाबले खत्म होने के बाद सुपर 12 के मैच शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों को जिस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार था, वो भी लगभग खत्म हो गया है। रविवार को खेले जाने वाले सुपर 12 चरण में अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा। ऐसे में ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बात अगर भारतीय टीम की तैयारियों की करें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी सबसे मजबूत पहलू है। रोहित और राहुल की सलामी जोड़ी कमाल कर रही है। मध्य क्रम में विराट और सूर्य कुमार शानदार लय में हैं। बात अगर हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की करें तो ये दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और रविचंद्रन अश्विन भी टीम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। भारतीय टीम की ये सभी बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। ऐसे में भारत के लिए बड़ा स्कोर बनाना बेहद आसान रहेगा।
वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का बाहर होना है। हालांकि बाकी गेंदबाजों से भी टीम को उम्मीदें रहेंगी। अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल ने कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर से भी उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और भारतीय टीम की बैटिंग दमदार है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है और हमारी बैटिंग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब ऐसे दो कंपेटिटर्स आमने सामने होते हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए। तो एक स्पेक्टेटर्स के लिए भी बाहर जो बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मैच देखने के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा से हमने देखा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में भी जोश का माहौल है। इस रोमांचक मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बैट्समैन के सामने ये पाकिस्तानी बॉलर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीतेगा सिर्फ इंडिया, मारेगा सिक्स, मारेगा चौका छक्का, सिक्सर, एंड वी आर द विनर। ये इतना इंटेंसिव मैच है कि इसकी जो सारी टिकटें थी 5 मिनट में 80,000 टिकट्स सोल्ड आउट विद इन 2 hours. So it's going to be a cracking atmosphere and definitely is going to be a best team will win. But I think this time India have a more chance because they have played very well before here and they have really good combinations. Sky, KL Rahul, everyone is in a form. So first 5 over is actually going to be very crucial. If India will bat, they should have to, just consider they should not lose the wicket. And the game will be India's game. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक रहा है। इस मैच को लेकर भी दर्शक उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बेहद अहम है। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करने की होगी। करीब 1 लाख लोग एमसीजी में इस मुकाबले का गवाह बनेंगे। दोनों ही टीमें तैयार हैं और दोनों ही टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेंगी, बशर्ते बारिश आड़े नहीं आए। मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।